हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और आज हम क्लास 7 की बुक है हमारा पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी ध्यान से समझना। फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। तो फर्स्ट पेज पे हमें कुछ ऐसे ही जो ये फ्रेंड्स थे इनकी कन्वर्जेशन हमें कुछ दे रखी है। तो हम मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक जो घटक होते हैं वो है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, पृथ्वी की सतह से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में हमारे वायुमंडल से रिलेटेड जैसे जो हवा चलती है, बादल होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जलमंडल में जल के बारे में, जलीय जीव, जलीय पौधे जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जैवमंडल में आता है जिसमें सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं, जिसमें स्थल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों ही आ जाते हैं, वो होता है जैवमंडल। आगे है पर्यावरण का घटक मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित में वो सभी वस्तुएं, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिनको मानव ने बनाया है, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, जो भी कुछ मानव ने निर्मित किया है वो सारी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में आती हैं। नेक्स्ट घटक है मानव। इसमें जैसे जो मानव व्यक्ति खुद है, उसका परिवार, समुदाय, जिस सोसाइटी में वो रहता है, धर्म, उसकी शिक्षा, जैसे वो स्कूल में जाता है वहाँ पर भी जो मानव संसाधन आते हैं, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये है पर्यावरण के घटक। तो अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण का जो घटक है प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, जो चीज़ें प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी हो गई, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया है वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हमने पिछली क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ा है कि स्थलमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इनसे संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसने लिखा है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थलमंडल। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जो ऊपर की ये जो ठोस परत होती है, जो मिट्टी की हमें दिखती है या कहीं पे थोड़ी कंकड़ पत्थर से भी बनी होती है, कठोर होती है, उसको हम कहते हैं स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इसमें चट्टानें भी आ जाती हैं, खनिज पदार्थ भी इसी परपटी में पाए जाते हैं एवं मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। यह पर्वत, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम का मतलब है जहाँ पर बिल्कुल सारा का सारा मैदानी भाग नहीं है, उसमें कुछ पर्वत भी आ जाते हैं, कुछ पठार आते हैं। पर्वत होते हैं जिनका कुछ शीर्ष होता है, पीक होता है जिनका, और पठार होता है जो ऊंचाई में तो होता है बट बीच में से वो फ्लैट होता है, उसको हम कहते हैं पठार। मैदान हो गए जहाँ पे हम जो हमारे समतल क्षेत्र आ जाते हैं। घाटियाँ हो गई जो पहाड़ों के बीच में खाई होती हैं, वहाँ पे घाटियाँ भी होती हैं। तो इन सभी स्थलाकृतियों को मिलाकर पृथ्वी की जो ऊपर की परपटी है वो क्या होती है, विषम होती है, कहीं पे ऊंची नीची ऐसे होती है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ऐसा ही नहीं कि महाद्वीपों पर ही हमें ऐसी स्थलाकृति देखने को मिलती है, जब हम महासागर के अंदर की सतह का जब हम अध्ययन करते हैं, उसको देखा जाता है तो वहाँ पर भी कुछ ऊंचाई नीचाई, कुछ
इस टाइप से हमें स्थलाकृति देखने को मिलती है। स्थलमंडल क्या होता है? देखो, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यानी जहाँ पे वन है, खेती हम करते हैं, मानव की बस्तियाँ बसी हुई हैं और घास के मैदान हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं? स्थलमंडल में। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, इसी में खनिज पाया जाता है। आगे है, जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। जैसे तालाब हो गई, नदियाँ, झीलें, महासागर हो गए, सागर हो गए, ये सभी क्या हैं? जल के स्रोत हैं। तो जल के इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता पड़ती है, पीने के लिए भी या किसी अन्य काम के लिए भी। तो ये सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी जो ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या है? वायु की परत होती है, जिसमें वायु होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे ये सभी सांस ले पाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है? थामे रखता है। यानी वो जो हवा है वो पृथ्वी के चारों तरफ बनी रहती है। वो जो उससे क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है हवा की पृथ्वी के चारों तरफ, और उसी परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और उस वायुमंडल को कौन अपने साथ थाम के रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो पृथ्वी का केंद्र है, वो जो पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तुएं या पृथ्वी की सतह से ऊपर की वस्तुएं हैं, वो पृथ्वी को छोड़ के नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का जो सेंटर है उनको अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी जिसको कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पृथ्वी से ही बंधी रहती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। उससे ही वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ बना रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्योंकि सूर्य से जब गर्मी आती है तो उससे वो हवा गर्म होती रहती है और वो हवा क्या है? चलती है इधर उधर। तो उससे क्या होता है? पूरी गर्मी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती और हम ज़्यादा गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। और जो हानिकारक किरणें हैं वो भी हमारे वायुमंडल में एक परत पाई जाती है, समताप मंडल। उसके अंदर उन हानिकारक किरणों को अवशोषित करने की शक्ति होती है, ओजोन उसके अंदर होती है। तो उससे भी हम क्या होते हैं? उससे भी हम बच जाते हैं। तो इसलिए वायुमंडल हमारी ज़्यादा गर्मी से भी रक्षा करता है और उन हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। आगे है, कई प्रकार की गैस, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित होते हैं किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही क्या होता है? मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी सजीव चीज़ें क्या हैं? जो सांस ले पाती हैं। तो पौधे भी सांस लेते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं। तो ये मिलकर जो मंडल बना रहे हैं उसको कहते हैं जैवमंडल, जीवित मंडल। यानी कि जो सजीव है पृथ्वी, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण मतलब जो कुछ ही पृथ्वी के कुछ ही क्षेत्र पर है, जहाँ स्थल है, जल है और वायु भी है। ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। यानी जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पर क्या होगा? जीवन होगा। तो पृथ्वी के कुछ ही भाग पर जीवन संभव है, बाकी पे क्या है? जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का लगभग 3/4 पार्ट क्या है? जल से घिरा हुआ है। यानी सिर्फ 1/4 पे ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। उसके बाद है परितंत्र। परितंत्र क्या होता है? देखो इसने लिखा है, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ खास,
ये एक ताल परितंत्र का दृश्य इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या है, जल है, स्थल भी है, हवा भी है, इनके चारों ओर कुछ सजीव प्राणी हैं, पौधे हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जैव मंडल में क्रिया कर रहे हैं। तो इन्हीं से मिलकर क्या बन जाता है, हमारा परितंत्र बनता है। यानी जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परितंत्र क्या होता है। यानी सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, और वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैसे कि पर्यावरण पर कैसे आश्रित हैं कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, जैव मंडल से ही पानी लेते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो हवा भी लेते हैं सांस लेने के लिए, और रहने के लिए उनको स्थल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उन सभी का प्रयोग करते हैं। और एक दूसरे पर कैसे आश्रित हैं कि जैसे जो मानव है वो मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, यानी वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जीव जंतु भी खाते हैं, और जीव जंतुओं को भी घास की और या फिर कुछ जीव जंतु एक दूसरे का मांस भी खाते हैं। तो उसके लिए वो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं, एक दूसरे का वो यूज करते हैं और अपना जीवन बचाते हैं। तो इसलिए वो एक दूसरे पर भी आश्रित हैं और पर्यावरण पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, यही क्या होता है, परितंत्र होता है। यानी ये जो इसमें दृश्य दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर पौधे भी हैं, जलीय जीव भी हैं, स्थल पे रहने वाले कुछ जीव जंतु भी दिखाए गए हैं, पेड़ पौधे हैं, और ये सभी क्या हैं, जैसे ये सभी ऑक्सीजन का भी यूज कर रहे हैं वायुमंडल से, पानी का भी यूज कर रहे हैं, स्थल पे भी रह रहे हैं, और आपस में भी ये कुछ जंतुओं को पौधे खाते हुए भी दिखाया गया है। यानी इनकी आपस में अंतःक्रिया को दिखाया गया है, तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, और उनका यही आपसी सह संबंध क्या कहलाता है, परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी क्या होता है, परितंत्र। यानी ये सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं, वन भी एक परितंत्र का ही उदाहरण है, घास स्थल भी, ये सभी परितंत्र का उदाहरण है। तो आगे हम पढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण। यानी जहाँ पर मानव रहता है, अपनी क्रियाएं करता है, वो होता है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है। यानी उसको जो चीज़ें चाहिए या फिर उसको किसी चीज़ में सुधार चाहिए, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उसमें कुछ परिवर्तन करता रहता है, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, जो हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा हुआ है, एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। तो वो घास फूस खा लेता था, पत्थरों से आग जला लेता था, और रहने के लिए घास फूस से झोपड़ी बना लेता था। तो उसकी जो आवश्यकता थी वो प्रकृति से ही लगभग पूरी हो जाती थी। उसका जीवन क्या था, सरल था। समय के साथ कई प्रकार से उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, जिससे कि उसका जीवन और सरल हो। जैसे अगर जो गर्मी है तो गर्मी से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कैसे बचा सकता है, उसके लिए वो कौन सी चीज़ों का यूज़ करे कि उसका जीवन पहले से बेहतर हो। तो उसके लिए उसने क्या किए, बहुत से परिवर्तन किए अपने जीवन में। तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन जीना उसने सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, फिर आवश्यकता से अधिक अन्न उसने उपजाया ताकि जितने अन्न की उसको ज़रूरत हो उसको भी वो यूज़ करे खाने के लिए, और साथ में वो कुछ बचा कर भी रख पाए अन्न मुश्किल दिनों के लिए, जब प्रकृति में कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, जब अन्न नहीं होता, घास जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, तो उसके लिए वो अन्न को स्टोर करके रख लेता था।
और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। फिर व्यापार उसने आरंभ करना शुरू कर दिया। वाणिज्य का विकास हुआ, यानी कि उसने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए क्या कर लिया, बहुत से तरीके उसने सीखे और औद्योगिक क्रांति के से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया, उद्योग लग गए। जो प्राथमिक वस्तुएं थी, प्राथमिक क्रियाएं थी, उनसे खेती से या कोई और क्रिया थी, उससे उसने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ और चीज़ें बनानी। जैसे अन्न से मान लो उसने बिस्किट बनाए, कुछ और बनाया, तो उसने क्या कर दिया, उसके लिए उद्योग लगाने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन आरंभ उसने कर दिया। तो परिवहन तेज़ गति से आरंभ हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहले अगर उसको पैदल जाना पड़ता था तो फिर उसने बैलगाड़ी बनाई। फिर ऐसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, तो और भी ऐसे ही बहुत सारे परिवहन के साधन उसने क्या कर लिए, डेवलप कर लिए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार, जैसे अगर वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं और उनको अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो, कुछ बातचीत करनी हो आपस में, तो उसके लिए उसने संचार के साधन विकसित किए, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इस टाइप से सहज और द्रुत हो गया उसका जीवन। आगे है, तो ये सभी किसमें आती हैं, क्रियाएं जो मानव ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए विकसित की, उनको हम लेके आते हैं, उनको हम समझते हैं मानवीय पर्यावरण के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण, और आप सभी इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही बहुत सारे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।